हेलो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ग्रुप 123 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संजय और आज हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन का भाग तीसरा पार्ट तीसरा लेके आए हैं, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक महत्व चैप्टर है। यह एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण ये प्लेटफॉर्म है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक आज जो इसमें क्वेश्चन है 1000 प्लस क्वेश्चन, इसको हम पूरा करेंगे दोस्तों। इसको जब तक हम पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हमें कुछ दूसरा नहीं करना है, क्योंकि अब की बार जो है आपका एनटीपीसी पार ही होना है। अब की बार एनटीपीसी पार कहने मतलब दोस्तों, आप इस 1000 प्लस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप एनटीपीसी और ग्रुप डी को अवश्य क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जितने भी नए लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे पिछले 2 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा पिछला दोनों वीडियो आप लोग देख लेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों कि 450 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 450 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगी ट्रेन कहने मतलब दोस्तों कि ट्रेन चल रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और व्यक्ति की जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह ट्रेन की दिशा में ही चल रहा है, तो उसे पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी ट्रेन समान दिशा में चलती है, जब भी ट्रेन किसी समान दिशा में चल रही है, ट्रेन की कोई समान दिशा में चल रहा है, उन दोनों की चाल जो होते हैं उन दोनों की चाल को हम आपस में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए व्यक्ति भी और ट्रेन भी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इन दोनों के चाल को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और हाँ आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब भी ट्रेन कहने मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो काफ़ी बड़ी हो और उसके साथ वाला उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा हो तो वह उसके लिए नगण्य माना जाए। कहने का मतलब है कि ट्रेन देखिए 450 मीटर लंबी ट्रेन है, लेकिन व्यक्ति जो है उसके सामने बहुत छोटा होगा। व्यक्ति जो होगा उसके सामने बहुत छोटा होगा, क्या मतलब उसके सामने नगण्य होगा। तो मतलब ट्रेन जितना अपनी लंबाई को पार करेगी वो उसमें व्यक्ति को भी पार कर जाएगी। कहने मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करती है तो अपने व्यक्ति की भी लंबाई को पार कर जाएगी। तो देखिए दिया कि 450 मीटर यह लंबी एक ट्रेन है। 450 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 62 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है। 62 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है, जबकि एक व्यक्ति है वो 8 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रहा है। तो दोस्तों हम बताएं कि इनकी चाल आपस में माइनस कर देते हैं। यह 62 है और यह 8 है, जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 54। यह हो जाएगा 54 किलोमीटर पर हावर। 54 किलोमीटर पर हावर उनकी गति मतलब गति रह जाएगी। तो क्या पूछा इसमें, चलते हुए व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना समय लगी, तो उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों दिया गया 450 मीटर, जबकि इसकी चाल जो दिया हुआ है वो 54 किलोमीटर पर हावर मतलब किलोमीटर पर घंटा में दिया। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करेंगे तो ये 54 गुणे 5/18 जब हम करेंगे तो यह मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। यह मीटर, जैसे आप जानते हैं कि जब किसी भी चाल को जब हम पर हावर से पर मीटर में जब चेंज करते हैं, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जब उसको हम चेंज करते हैं तो 5/18 से हम गुणा करते हैं। जब 5/18 से हम गुणा करते हैं तो वह मीटर पर सेकंड में चाल आती है। देखिए तो 18 18 18 कम 18 54 मतलब कितना हुआ, 15 मीटर पर सेकेंड के चाल से वो चलेगा। 15 मीटर पर सेकेंड के चाल से उसकी गति रह जाएगी। तो दिया है कि 15 मीटर 1 सेकेंड, 15 मीटर जो है ट्रेन 1 सेकेंड में जाती है। तो 450 मीटर कितने समय में जाएगी, तो 450 मीटर कितने समय में जाएगी। कहने मतलब दोस्तों ट्रेन अगर 1 सेकेंड में 15 मीटर जाती है तो 450 मीटर जाने में वह कितना समय लगी। तो 450 मीटर जाने में देखिए कितना समय लगी, 450/15, 15 का 15 × 45, तो वह कितना समय लगी, 30 सेकेंड समय लगेगा
ट्रेन को 450 मीटर उस व्यक्ति के साथ लंबाई को पार करने में, मतलब अपने और व्यक्ति की लंबाई को पार करेगी जब ट्रेन, तो 30 सेकंड में वह पार कर जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए दिया है कि एक रेलगाड़ी जिसका क्या है 120 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, जिसका एक रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी है जिसका प्लेट, देखिए रेलगाड़ी हो गया, ये हो गया प्लेटफॉर्म, कितना है 120 मीटर लंबा है। यह रेलगाड़ी है और प्लेटफार्म कितना 120 मीटर लंबा है और एक खंभे को पार कर रहे हैं। हम भी आपको बताए हैं कि जब भी कोई बड़ा चीज़, मतलब देखिए जैसे इधर था तो एक व्यक्ति था, तो व्यक्ति इधर एक खंभा है, तो मतलब उस रेलगाड़ी की अपेक्षा उनकी जो लंबाई है, उनकी जो लंबाई काफ़ी छोटी है, तो इसको हम क्या मानते हैं, नगण्य मान लेते हैं। मतलब उसको हम उसके सामने कुछ नहीं मानते, उसका मान उसके सामने 0 होता है, उसको हम कुछ नहीं मानते हैं। तो दिया है कि 120 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म, एक रेलगाड़ी, इधर एक खंभा देखिए, उसके बाद एक खंभा दिया हुआ है, एक खंभा भी है, ये आपका एक खंभा है। इसको पार करने में 10 सेकंड समय लगता है। कितना समय लगता है, 10 सेकंड। इसकी जो है लंबाई कितना है, 100 मीटर है, इसकी भी जो लंबाई है 100 मीटर, क्योंकि इसकी लंबाई दिया हुआ है प्लेटफार्म की और रेलगाड़ी की और ट्रेन की लंबाई आपको नहीं दिया हुआ है। इसको पार करने में 4 सेकंड, इसको पार करने में 10 सेकंड, इसको पार करने में 10 सेकंड। तो इसको जब पार करने में वो 10 सेकंड लेती है, तो ट्रेन जब भी प्लेटफार्म को पार करेगी, यहाँ से ट्रेन चली, अब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, अब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ चलते यहाँ तक पहुँच गई। अब वो प्लेटफार्म की लंबाई में है, मतलब प्लेटफार्म यहाँ से इतना लंबा है तो उसके अंदर अभी ये ट्रेन है, जबकि इस प्लेटफार्म को पार करना है कितने समय में, 10 सेकंड में। तो जब 10 सेकंड में पार करेगी, अब यहाँ से उसका आगे वाला हिस्सा जब यहाँ आ जाएगा, पीछे वाला हिस्सा यहाँ रहेगा, तब ये जाकर यह ट्रेन उसको पार कर पाई, उस प्लेटफार्म को पार कर पाई है। तो कहने मतलब दोस्तों, प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करेगी और अपनी लंबाई को भी पार करेगी, तो कितना समय लेगी, 10 सेकंड समय लेगी। कितना समय लिया, 10 सेकंड समय लिया। जब वह ट्रेन अपनी लंबाई को और उस प्लेटफार्म की लंबाई को जो पार करती है, तो 10 सेकंड समय लेती है। मतलब x लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई 120, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई को जो पार करती है तो 10 सेकंड समय लेती है। लेकिन उस खंभे को जो पार करती है, उस खंभे को जब पार करती है तो कितना, 4 सेकंड समय लेती है। उस खंभे की लंबाई कितना है, x मीटर, इसको पार करने में 4 सेकंड समय लेती है। कितना समय लेती है, 4 सेकंड समय लेती है। तो देखिए कितना कम समय लिया, कितना कम समय लिया, 6 सेकंड कम समय लिया, 6 सेकंड कम समय लिया उस खंभे को पार करने में। ट्रेन पहले 10 सेकंड में पार करती थी प्लेटफार्म को, अपनी लंबाई को, अब खंभे को जो पार करेगी तो कितना, कहने मतलब वो केवल अपने ही लंबाई को पार करेगी, 1 मीटर लंबाई को, तो कितना, 6 सेकंड पहले 4 सेकंड में पार कर जाएगी। तो क्या पूछा है कि तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो हमें बताना है रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कहने मतलब स्पीड बताना है, तो उसकी चाल क्या होगी, जो रेलगाड़ी की चाल होगी 120/6 12 20। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, रेलगाड़ी की चाल कितनी हुई, 20। ये 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ सेकेंड में और यहाँ मीटर में चल रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड चलेगी वह रेलगाड़ी, 20 मीटर पर सेकेंड चलेगी। अगर ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकेंड तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अगर किलोमीटर पर हावर में है तो 20 × 18/5। जब किसी भी चीज़ को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में बदलते तो 18/5 से करते हैं, और किलोमीटर पर हावर को जब मीटर पर सेकेंड में बदलते तो 5/18 से गुणा करते हैं। देखिए 5 × 5 5 × 20, 18 × 72 किलोमीटर पर हावर उसकी चाल होगी। ट्रेन की चाल कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर हावर होगी। अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में पूछेगा तो 72 किलोमीटर पर हावर उस ट्रेन की चाल होगी। कितनी ट्रेन की चाल होगी, 72 किलोमीटर पर हावर। समझ में आया तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है दिया हुआ है कि दीपक ने अपने वेतन का
40%, दीपक ने अपने वेतन का 40% घर के किराए पर, शेष का 10% यात्रा पर, और शेष का 16 से ही 2/3% भोजन पर खर्च करता है, और लास्ट में वह 4,500 रुपये अर्थात 4500 रुपये बचत करता है। तो भोजन पर उसने कितने रुपये खर्च किया? तो उसने भोजन पर कितने रुपये खर्च किया, यही हमें बताना। देखिए, यह दीपक ने अपने वेतन का 40%, मतलब उसका वेतन जो 100% था उसका 40%, ठीक है, इसका 40% किराए पर, बचा 60%। अब शेष का कितना? 10%। इसका जब आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 का जब आप 10% निकालेंगे, कैसे 10% निकालते हैं? 60 गुणे बटा 100, 0 से 0 कट जाएंगे तो कितना बचा? 6% किस पे खर्च करता है? 6% आपका जो है वह किस पे खर्च किया? यात्रा पर। और 16 से 2/3% खर्च करता है भोजन पर। 16, अब शेष कितना बचा? शेष आपका बचा 54। अब इसका जो है 16 से ही 2/3% किस पे खर्च करता है? मतलब 50/3, 1/6 भाग, इसका 1/6 भाग, मतलब 54, 9 छंग 54, 9 भाग। 9 भाग जो है ये भोजन पर खर्च करता है। ये किस पे खर्च करता है? भोजन पर खर्च करता है। बचता कि इसका कितना बचा इसमें? अब आपका बचा इसमें 4, इसमें माइनस करेंगे, इसमें बचा आपका 45% जो उसका हुआ बचत हुआ। कितना बचत हुआ? सारे खर्च को करने के बाद उसका 45% जो यहाँ हुआ, या 45 जो है बचत है उसकी। जबकि उसने कितने रुपए की बचत किया था? टोटल 4500 रुपये की बचत किया था। तो एक का मान कितना होगा? एक का मान 100 रुपये होगा। अगर एक का मान 100 रुपये है, अगर एक का मान 100 रुपये है तो पूछा है कि भोजन पर कितना खर्च होगा। तो भोजन पे एक यूनिट का मान अगर 100 रुपये है, अगर एक यूनिट का मान 100 रुपये है, तो ऐसे ही 9 यूनिट का मान कितना होगा? 900 रुपये। मतलब उसने भोजन पे कितने रुपये खर्च किए? उसने भोजन पे 900 रुपये खर्च किए। यात्रा पे कितना खर्च किया? 600 रुपये खर्च किया। जो किराए पे कितना खर्च किया? 4000 रुपये खर्च किया। किराए पे कितने खर्च किया? 4000 रुपये खर्च किया। ठीक है, आपको समझ में आया? आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें दोस्तों यही पूछा है कि दीपक ने अपने आय का 40% जो है घर के किराए पे खर्च करता है, बचा 60%। अब पूछा शेष का 10% यात्रा पर, 10%, मतलब 60% का जब आप 10% निकालेंगे तो 6 आएगा। अब पूछा है कि शेष बचा आपका 54। अब शेष का 16 से 2/3% जो है भोजन पे खर्च करता है। तो 54 का 16 से 2/3%, 9 कैसे आया देखिए, दिखाते हैं अभी आपको। अब 16 से 2/3% को कितना लिख सकते हैं? 50/3%। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, बचा आपका 30, 5 छक 30, 1/6 बचेगा। मतलब 54 का 1/6 भाग कितना कहाँ खर्च किया? भोजन पे खर्च किया। 54 का 1/6 भाग मतलब 1/6 भाग जो है 16 से 2/3% के बराबर तो ही है। तो ये 54 का 16 से 2/3% कितना होगा? 9 होगा। जो भोजन पे खर्च किया, बचा कितना? 45, जो उसकी बचत है। जबकि उसने कितने रुपये की बचत किया? 45 रुपये की बचत किया। मतलब 45 यूनिट का मान 45 रुपये है, तो एक यूनिट का मान 100 रुपये होगा। एक यूनिट का मान अगर 100 रुपये हुआ तो ऐसे ही 9 यूनिट का मान कितना होगा? 900 रुपये होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको एरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए, जिससे कि मुझे अब बहुत मदद मिले और मेरे अंदर भी हिम्मत आए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने है, पूछा है कि P का 10%, Q का 12%, P का 10% प्लस Q का 12% किसके बराबर है? P का 28% के बराबर है। ये दिया दोस्तों आपके सामने, दिया है कि P का 10%, Q का 12% बराबर P का 28%। यदि P Q से 50 कम है तो Q का मान बताइए। यदि P Q से 50 कम है तो Q का मान बताइए। देखिए, दिया है कि P का 10%, तो इसको हम तुरंत इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या बचा? Q का 12% बराबर, जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो P का 28% में से P का 10% घटेगा तो क्या बचेगा? P का 18%। P का 18% बचा। और Q का 12% और P का 18%, तो Q बटा P बराबर
18/12। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 छक 18, 6 के 18, 6 दूना के 12। कहने मतलब दोस्तों पी और क्यू का मान कितना होगा, तो 3/2 होगा। पी और क्यू का मान कितना होगा, 3/2 होगा। दिया दोस्तों कि पी क्यू से कितना 50 कम है। पी जो है क्यू से इसमें कितना कम है, 1 कम है, और जबकि रियल में कितना कम है, 50 कम है। मतलब इसमें जो है पी क्यू से 1 कम है, रियल में 50 कम है, तो 1 यूनिट का मान 50 हुआ। अगर 1 यूनिट का मान 50 है तो क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू इसमें कितना है, 3 है। इसमें 3 से जब हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा से जब 3 करेंगे तो 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आएगा। अगर इसी में पी का मान पूछ देता तो तुरंत हम 2 में 50 से गुणा कर देते तो 100 आ जाता, जो हमारा पी का मान हो जाता। दोस्तों पूछा है तो इसमें क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू से 50 कम है, जबकि यहाँ जो क्यू है, यहाँ जो क्यू पी जो है क्यू से 1 कम है, जबकि सवाल के हिसाब से 50 कम है। तो दोस्तों पूछा है कि क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू कितना है, क्यू 3 है। तो 3 का इसमें जब हम 50 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। क्यू का मान कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग नोट लेके बैठे रहिए, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ सब क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया करिए, क्योंकि आपके रिवीजन के लिए बहुत आसानी होगी। अगर आप क्वेश्चन नोट किए रहेंगे तो आपके रिवीजन के लिए बहुत आसानी होगी। और आप मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिए और शेयर करिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है यदि 21 को 9 में जोड़ा जाए, 21 में 9 में जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना आता है, 37 सही 1/2% आता है। 37 से 1/2, मतलब किसी भी चीज़ में हम 21 को जोड़ते हैं, किसी भी अंक में हम 21 को जोड़ते हैं तो कितना हमारा परिणाम हमारा उत्तर कितना निकल के आता है, 37 से 1/2% निकल के आता है। तो इसमें पूछा है कि वह कौन सा अंक होगा जिसमें हम 21 जोड़ेंगे तो परिणाम हमारा 137 से 1/2% निकल के आएगा। वह कौन सा अंक होगा, वह कितना अंक होगा या वह कितना होगा जिसमें हम 21 जोड़ेंगे तो कितना पर 137 से 1/2% निकल के आएगा। तो देखिए 137 से ही 1/2% निकल के आएगा। तो देखिए कितना जोड़ेंगे हम उसको दिखाते हैं अभी। देखिए 137 सही 1% को आप लिख सकते हैं 100%। जब इसको आप भिन्न में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 100 + 37 से 1/2%। ठीक है, 100% को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो कितना मान हो जाएगा, मान आपका 1 हो जाएगा। प्लस 37 से 1/2% को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो मान कितना हो जाएगा, मान आपका हो जाएगा 3/8। और मान कितना हो जाएगा, 3/8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 = 3 11/8 प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। जब मैंने 21 जोड़ा तो 137 से 1/2% प्राप्त हुआ। तो मैंने पहले वह कितना मेरा पुराना अंक था, वह 8 था, जिसमें मैंने कितना 21 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 137 से 1/2% प्राप्त हुआ। तो जिसमें हम 3 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ। जब 8 में 137 से 1/2% हम जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। कब हुआ, देखिए मैंने 3 जोड़ा है और सवाल के हिसाब से कितना जोड़ा है, 21 जोड़ा है। सवाल के हिसाब से मैंने कितना जोड़ा है, जबकि पहले मेरा इतना था, पहले मेरा 8 था, जब मैंने उसमें 21 जोड़ा है तो 137 सही 1/2% हो जाता है उसका परिणाम। मतलब 137 जो इसमें परिणाम उसका हो जाता है तो वह कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 137 को हम 11, जैसे 137 सही 1/2% उसका परिणाम आता है, तो यहाँ कितना परिणाम आ रहा है, फ्रैक्शन में। मतलब 137 सही 1/2% को हम कितना लिख सकते हैं, 11/8 में। तो पहले 8 था वो बढ़ करके 11 हो गया है। तो कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। 3 बढ़ा है तो कितना, और कितना इस सवाल के साथ कितना बढ़ा है, 21 बढ़ा है। 3 × 3 = 3 × 7 = 21। मतलब 1 यूनिट का मान अगर 7 हुआ तो पूछा है कि वह कौन सा अंक है जिसमें हम 21 जोड़ेंगे तो इतना % के बराबर हो जाएगा। तो वह कौन सा अंक है, तो इसमें 8 से हम गुणा कर देंगे। जब 8 से हम गुणा करेंगे तो 8 × 7 = 56। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 56 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन को अब देखेंगे, अब इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ी सी कॉमन इसमें सेंस लगाना होगा, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। इसलिए आप बस ध्यान दीजिए और इसके बाद इसको आप रीज़न करिए जब तक कि आपको न समझ में आए, तब तक आप इसको रीज़न करिए जब तक कि आपको न समझ में आए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हेलो, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि दो पुरुष 600 रुपये
लिए एक काम का ठेका लेते हैं। दो पुरुष 600 रुपये के लिए 600 रुपये में एक काम का ठेका लेते हैं। एक अकेले उसे 6 दिन में, मतलब पहला व्यक्ति उसे कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। दूसरा व्यक्ति उसे कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। और जब तीनों व्यक्ति मिलते हैं, जब एक लड़के की वह सहायता लेता है, वे एक काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। जब एक लड़के की वह सहायता लेता है तो वह कितने दिन में काम को समाप्त करता है? तो वह 3 दिन में काम को समाप्त कर देता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? टोटल वर्क जो इनका होगा वह 24 हो जाएगा। तो मतलब कि 6 चौका 24, यह 4 दिन, यह 8 तरीके 24, 3 दिन, यह 8। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि जब वह एक व्यक्ति एक कितना करता है? 4 करता है। दूसरा व्यक्ति 3 करता है। जब तीनों मिलते हैं तो वह कितना कर देते हैं? 8 कर देते हैं। तीनों मिलकर 8 कर देते हैं, मतलब ये कितना करता है? 4, यह करता है 3, बचा आपका बॉय, यह कितना करता है? 1 करता है। क्योंकि देखिए इसमें दिया हुआ है कि यह 4 करता है, 3 करता है, 4 3 7, जबकि तीनों कितना करते हैं? 8 करते हैं। तो लड़का कितना करता है? 1 करता है। लड़का कितना करता है? 1 करता है। इसमें पूछा है, तो पूछा है कि तीनों एक साथ मिलकर के उस काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तीनों मिलते हैं जब एक साथ, उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 3 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो पूछा है लड़के का हिस्सा क्या होगा? तो लड़के का हिस्सा देखिए, क्योंकि कितना टोटल कितना है, कितने का ठेका है? 600 रुपये का ठेका है। टोटल जो ठेका है 600 रुपये का है, लेकिन जो टोटल यूनिट इसमें दिया हुआ है वो कितना? तीनों जो करते हैं एक साथ मिल करके तो कितना करते हैं? 8 करते हैं। कितना? 600 रुपये। 600 रुपये में तीनों मिल करके 8 करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में कितना करेंगे? 75 रुपये का काम करेंगे। एक दिन में कितना किए? 75 रुपये का काम किया। तो 75 रुपये काम किया, तो पूछा कि लड़के का हिस्सा क्या होगा? तो लड़के का हिस्सा क्या होगा? देखिए, जबकि तीनों 8 किए हैं, जिसमें से पहला 4, दूसरा 3, तो कितना बचा? 1 जो होगा, 1 जो बचेगा वह लड़के का हो जाएगा। तो वह कितना किया? तो 1 का मान कितना है? 75। तो कितना हो जाएगा? 75 रुपये लड़के का हिस्सा हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? देखिए दिया हुआ है कि एक पहला व्यक्ति 6 दिन में, दूसरा व्यक्ति 8 दिन में, तीसरा व्यक्ति, तीनों मिलकर एक साथ 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों एक दिन में कितना करते हैं? 8 करते हैं। जबकि एक का मान अगर 75 हुआ, टोटल कितना है? 600 रुपये का है। अगर 8 बराबर 600 तो एक का मान 75 हुआ। जबकि लड़के का हिस्सा कितना है? 1 है। तो एक कितने रुपये उसका हिस्सा हुआ? 75 रुपये उसका हिस्सा हुआ। ठीक है, समझ में आया? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक विक्रेता कुल आम का 60% बेचता है। कुल आम का 60% बेचता है। बचे हुए आम का 15% फेंक देता है। अगले दिन यह बचे हुए भाग का 50% बेचता है। फेंके गए आम का प्रतिशत बताइए। फेंके गए आम का प्रतिशत बताइए। देखिए एक विक्रेता है, कितना है? 100% है, जिसमें से 60% उसने बेच दिया। बचा कितना? बचा आपका 40%। 40%। अब दिया है कि बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। 40% का जब वो 15% फेंक देगा, अगर 40% का वो 15% फेंक देगा तो 15% का मान कितना होता है? 15% का मान कितना होता है? जब इसको हम 15% को जब फ्रैक्शन भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 20 पूरे 100, 3/20 कितना होता है? 3/20 होता है। या तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, या तो इसको आप ऐसे कर दीजिए। कितना फेंकता है? 15% आम फेंक देता है। तो 40% का 15% कितना होगा? 40% का 15% जो होगा वह 6 होगा। यह फेंका हुआ आम है, यह उसने बेच दिया। इतना जो बचा हुआ है उसमें से 15% फेंक देता है, 6 आम फेंक देता है। कितना बचता है? 34 आम बचता है। कितना बचता है? 34 आम बचता है। बोला है कि इसका 50%, इसका 50% मतलब 17% जो है क्या करता है? 17% जो है वह बेचता है, और जो बच जाता है उसको भी फेंक देता है। तो पूछा है कि आम का प्रतिशत कितना होगा? फेंके हुए आम का प्रतिशत कितना होगा? फेंके हुए आम का प्रतिशत कितना होगा? 30% होगा, क्योंकि फेंका हुआ आम 70%, 34 का 50% 17 होगा, और बचे हुए का जो 50% बचा हुआ है, और 40% का 15% 6 होगा, जो फेंका हुआ आम है वह आपका आंसर हो जाएगा। दोनों जब जुड़ जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा।
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 23%। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 1000 प्लस क्वेश्चन का जो हम लोगों का चल रहा है इसमें कंसेप्ट, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद ही कुछ हम लोग दूसरा लाएंगे दोस्तों। इसके एक टॉपिक इस पर हम और लाएंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन का एक वीडियो और हम बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे रीजनिंग में, फिर रीजनिंग का भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आप लोग सारे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ आप लोग नोट करते जाइए, उसको आगे सॉल्व करिए। आप जब भी घर पे फ्री रहते हैं तो उसको हमेशा रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलते फिर मिलेंगे हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।